Hello, so today we'll study about the topic from the public health dentistry. It's epidemiology. So first of all, before starting the topic, I want to know, please tell me who's the father of epidemiology. I know you know this thing. Father of epidemiology is John Snow. John Snow is the father of epidemiology. जॉन एम लास्ट भी थे जिन्होंने एपिडेमोलॉजी टर्म जो था उसको डिस्क्राइब किया था. उन्होंने क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स, हेल्थ रिलेटेड जो भी इवेंट्स हो रहे थे एंड जो भी चीज़ें थी किसी भी स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन में, ठीक है, जिससे कि हम हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकें, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एपिडेमोलॉजी. एपिडेमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन. ठीक है, किस लिए? टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम. तो दिस इज एपिडेमोलॉजी. एपिडेमोलॉजी इज डेफिनेशन गिवन बाय जॉन एम लास्ट. अब मैकमोहन थे, उन्होंने भी दिया था. उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी इन मैन, कि कितनी फ्रीक्वेंसी में डिजीज़ हो रही है, ये मैकमोहन ने कहा था. ये भी क्या है? एपिडेमोलॉजी की डेफिनेशन है. ठीक है. अब बेसिक टूल्स थे हमारे मेजरमेंट के. तो बेसिक टूल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है हमारे पास? तो रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. बेसिक टूल्स ऑफ मेजरमेंट, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमोलॉजी क्या हो गया हमारा? क्या रीज़न था, मतलब हमारा एपिडेमोलॉजी का मेन प्रिंसिपल क्या था? कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए, साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन के लिए, रेशनल एक्सप्लेनेशन के लिए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए. एपिडेमोलॉजिकल मेथड्स जो थे, कितने तरह के मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल. एपिडेमोलॉजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल. ठीक है. अब अगर हम बात करें एपिडेमोलॉजी जो है उसका प्राइमरी कंसर्न किससे है? तो अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन से. ऊपर के डेफिनेशन से ही पता चल रहा है. अब अल्टीमेट गोल ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड डेंटिस्ट्री क्या है? मेन गोल ऊपर ही मैं बता चुकी हूँ, टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर तो फिर हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करना. तो डेंटिस्ट्री में क्या होगा? टू कंट्रोल डेंटल प्रॉब्लम्स या फिर डेंटल डिजीज़. ओके. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिडेमोलॉजी की. मैं ऊपर बता चुकी हूँ 3 होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल. डिस्क्रिप्टिव में एंड एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल. एनालिटिकल में कौन कौन से आ गए? इकोलॉजिकल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल थ्योरी एंड कोहर्ट स्टडी. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई एनालिटिकल में. 3 क्लासिफिकेशन है एपिडेमोलॉजी की, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल. जिसमें से एनालिटिकल का है उसके अंदर में इकोलॉजिकल, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल एंड कोहर्ट आता है. ठीक है. एंड एक्सपेरिमेंटल में क्या क्या आ जाता है? RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं है ये. RCT मीन्स रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स. ठीक है. इसमें पेशेंट इज यूनिट. दूसरा फील्ड ट्रायल आ जाता है, इसके अंदर में हेल्दी पीपल यूनिट माना जाता है मेन उसमें. एंड कम्युनिटी ट्रायल में हेल्दी पीपल इसमें भी. ठीक है. अब उधर जो हमने एनालिटिकल पढ़ा था उसमें था इकोलॉजिकल, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल एंड कोहर्ट. तो इकोलॉजिकल स्टडी में पॉपुलेशन यूनिट था, क्रॉस सेक्शनल में इंडिविजुअल यूनिट था, केस कंट्रोल में इंडिविजुअल, कोहर्ट में भी इंडिविजुअल. पॉपुलेशन किस में था? सिर्फ इकोलॉजिकल स्टडी में था. अब बात करते हैं कि रेंडमाइजेशन आर एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट बाइस एंड अलाउ कंपैरेटिवली एंड टू रिड्यूस सिलेक्शन एंड बाइस. मतलब रेंडमाइजेशन जो है वो क्यों है? टू रिड्यूस सिलेक्शन ऑफ बाइस. ठीक है, बाइस ना हो सके इसलिए. हर्ट ऑफ RCT क्या हो गया? रेंडमाइजेशन. रेंडमाइजेशन इज द हर्ट ऑफ RCT. ठीक है. रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हैज सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप. नॉर्मल चीज़ें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं. स्टडी ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिजीज फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये? एपिडेमोलॉजी का डेफिनेशन है. फिर से वही क्वेश्चन आ गया. किसने दिया था हमारा? याद कीजिए, मैकमोहन ने दिया था ऊपर में. अब बात करते हैं बेसिक टूल्स ऑफ मेजरमेंट. बेसिक टूल्स ऑफ मेजरमेंट क्या क्या है? रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन. बेसिक टूल ऑफ मेजरमेंट क्या है? रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन. रेट मीन्स क्या हो गया? कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज और करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस्ड पर यूनिट साइज ऑफ पॉपुलेशन. किसी भी पॉपुलेशन में, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी में कोई डिजीज़ हुई है, ये क्या हो गया? रेट हो गया. रेशियो क्या हो गया? रेशियो मतलब हो गया कि 2 रैंडम क्वांटिटी है उसका रिलेशन. इसमें हमेशा ध्यान रखना है, रेशियो में न्यूमरेटर जो है वो कभी भी डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता. ठीक है. फिर उसके बाद आता है प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन में क्या होता है?
तो ये एक्सप्रेस किया जाता है रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्ट ऑफ द होल। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट हमेशा होता है। ये प्रोपोर्शन हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन। रेट मीन्स हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़, कितनी बार हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। रेशियो में क्या होता है हमारा, टू रैंडम क्वान्टिटीज़ का रिलेशन। न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होगा इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोपोर्शन में न्यूमरेटर हमेशा पार्ट होगा डिनोमिनेटर का, एंड ये परसेंटेज में मेंशन किया जाता है। अब मैं बता चुकी हूँ 3 टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होते हैं, जिसमें आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एनालिटिकल स्टडी एंड थर्ड आता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो एनालिटिकल स्टडी में आता है इकोलॉजिकल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड केस कंट्रोल या रेट्रोस्पेक्टिव थ्योरी। तो इकोलॉजिकल स्टडी में पॉपुलेशन सिंगल यूनिट होती है, एंड इसमें क्या कि जैसे एंटी एस्थमेटिक ड्रग है या फिर नंबर ऑफ डेथ हो रहे हैं, 2 चीज़ें, तो इन दोनों का रिलेशन जो होगा वो इकोलॉजिकल या कोरिलेशन स्टडी इसको बोलते हैं, इसमें किया जाता है। क्रॉस सेक्शनल में हमेशा क्रॉनिक डिजीज़ ही उसका ही देखा जाता है। क्रॉनिक डिजीज़ जो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आते हैं, जैसे कि मेलोक्लूजन हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल में आता है। एक्यूट डिजीज़ जो भी हैं वो कभी भी हमारे क्रॉस सेक्शनल स्टडी में नहीं आते। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम क्या करते हैं, प्रिवलेंस मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिवलेंस कैसे मेज़र करेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यू या ओल्ड जितने भी केसेस हैं एक टाइम के अंदर में अपॉन में एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन, हमेशा प्रिवलेंस प्रोपोर्शन में निकलता है। केस कंट्रोल या रेट्रोस्पेक्टिव थ्योरी जो है ये क्या करता है, तो ये रिस्क फैक्टर मेज़र करता है डिजीज़ का, ठीक है, और इंसिडेंस मेज़र नहीं होता इसमें ऑड्स रेशियो मेज़र किया जाता है केस कंट्रोल या रेट्रोस्पेक्टिव थ्योरी स्टडी में। ऑड्स रेशियो, जैसे कि मान लीजिए आपको बोल रहा है कि कोई ऑड रेशियो है 2.25 आ रहा है किसी का ऑड रेशियो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओरल कैंसर का मान लीजिए, तो ओरल, इसका मतलब क्या हुआ कि ओरल कैंसर जो है 2.25% हाइयर है, टाइम्स हाइयर है जो स्मोक करता है उसमें, इन कंपैरिजन टू जो स्मोक नहीं करता उसमें। अगर ऑड्स रेशियो ढूंढना है कि कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला याद रखना, ABCD याद रख लो। A का मतलब होता है जो लोग डिजीज़ से एक्सपोज्ड हैं, B मतलब जो डिजीज़ से एक्सपोज्ड नहीं है, फिर C मतलब जो अनएक्सपोज्ड हैं डिजीज़ से, एंड D मतलब जो अनएक्सपोज्ड हैं विदाउट डिजीज़। फिर भी ना समझ में आए तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं ऑड रेशियो के लिए। पहले चार्ट बना लो, डिजीज़ प्रेजेंट है कि नहीं और डिजीज़ एब्सेंट है कि नहीं, फिर एक्सपोज्ड अनएक्सपोज्ड A B और C D ऐसे करके लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला जब भी बनेगा तो हमेशा उसमें क्रॉस में बनेगा, A का D से एंड B का C से, ठीक है। तो ऑड्स रेशियो। अब अगर चेक करना हो एसोसिएशन रिस्क फैक्टर और डिजीज़ के बीच में, तो केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी ठीक है रिस्क फैक्टर के लिए, लेकिन इकोलॉजिकल स्टडी जो है वो वीकेस्ट स्टडी है। इकोलॉजिकल स्टडी हमेशा प्रिवलेंस जो है वो यूज़ किया जाता है रेफरेंस के लिए फॉर द स्टडी थ्रू पीरियड ऑफ टाइम। प्रिवलेंस जो है वो कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ डिजीज़ पास्ट एंड प्रेजेंट का भी देता है प्रिवलेंस, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना ओल्ड एंड न्यू केसेस दोनों को लेता है इसमें, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है केस कंट्रोल स्टडी के, एडवांटेज क्या हो गया, तो एक तो ये कि रेयर डिजीज़ में भी यूज़फुल है, दूसरा ऑड्स रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, तीसरा कॉस्ट इफेक्टिव है, इनएक्सपेंसिव है, चौथा रिलेटिव रिस्क जो है वो कैलकुलेट नहीं होता, ठीक है। रिलेटिव रिस्क जो है हमेशा क्या कहते हैं वो रिलेटिव रिस्क नॉट कैलकुलेटेड, ठीक है। फिर फ्यू सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, रिस्क फैक्टर पता चल जाता है, ये भी इसका एडवांटेज है केस कंट्रोल स्टडी का, और इसमें इंसिडेंस मेजर नहीं किया जाता, ये एडवांटेज है इसका। अब ऑड्स रेशियो क्या होता है, ऑड्स रेशियो की वैल्यू जो होती है वो 0 to इन्फिनिटी के बीच में होती है। अगर ऑड्स रेशियो 1 है इट मीन्स कंडीशन और इवेंट जो है वो स्टडी के अंदर चल रही है, ठीक है, दोनों ही ग्रुप में। फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज बैकवर्ड हैंस कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, ये इफेक्ट से लेके कॉज तक देता है, इसीलिए रेट्रोस्पेक्टिव भी कहते हैं इसको। अब जैसा मैं बता चुकी हूँ केस कंट्रोल स्टडी जो है वो रिलेटेड रिस्क को मेज़र नहीं करती। रिलेटेड रिस्क कौन मेज़र करता है, कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। अब आ गया कोहॉर्ट स्टडी जो है वो रिलेटेड रिस्क मेज़र करता है, रिलेटेड रिस्क कभी भी केस कंट्रोल स्टडी मेज़र नहीं करता। कोहॉर्ट स्टडी को इंसिडेंट स्टडी भी कहते हैं, ठीक है, इसमें रिलेटेड रिस्क कैलकुलेट किया जाता है। इंसिडेंट्स हम मेज़र नहीं करते थे उसमें, इसमें इंसिडेंट्स भी मेज़र किया जाता है, ठीक है, और इसीलिए इसको इंसिडेंट स्टडी भी कहते हैं। रिलेटिव रिस्क अगर हमें करना है RR, रिलेटिव रिस्क अगर हमें स्टडी करना है तो कैसे हम करेंगे, रेशियो बिटवीन इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड अपॉन में अनएक्सपोज्ड, इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड अपॉन में इंसिडेंस ऑफ अनएक्सपोज्ड, तो रिलेटिव रिस्क निकल जाएगा। और अगर इंसिडेंस निकालना है तो नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने हैं अपॉन में पॉपुलेशन एट रिस्क कितना है इनटू 100 कर देंगे तो इंसिडेंस निकल जाएगा।